हाथ में है। अरे मेरे भाई, कार का शेयरिंग तो तेरे हाथ में है, मगर बाजुक केसीआर बैठा हुआ है, तेरा इतना बड़ा राज जानता। उन्हें गाड़ी लेफ्ट लियो बोलता तू लेफ्ट लेता, तू गाड़ी राइट लियो बोलता राइट लेता। वो बंदेश को मेरा यहां से सजेशन है, पुरानी एम्बेसडर छोड़ दे। रेवंत रेड्डी नई गाड़ी खरीदा, लेक्सस गाड़ी जबरदस्त, परसों मैं देखा, मेरा भी दिल बोला बैठ जाओ बोल के, राइट। तो मेहरबानी करके छोड़ दो, वो बट्टेबाज पार्टी मुसलमानों को खुश नहीं करती। मेहरबानी करके आ जाओ, रेवंत रेड्डी की आप गाड़ी चलाओ। जय हिंद, जय कांग्रेस। क्या हमारे कारनामे नहीं है, लेकिन उन्हें जज्बात में लाता। आपको जज्बात में लाने से क्या होता, हमारे कारनामे बाजू में हो जाते। हम लोग का सवाल करना है, केसीआर साहब, आपका ये मैनिफेस्टो है, आपने कहा 12% रिजर्वेशन, सबने कह रहे, वो बात मैं भी कह रहा हूं कि आप नहीं दिला सके, नहीं दिला सकेंगे। मैं एक दो चीजें आपको बताना चाह रहा हूं जो फैक्ट थे। जब केसीआर साहब तेलंगाना की बात कर रहे थे, तो एक मीटिंग मेरे घर पे आए दिल्ली में, सुरेश शेट्टर के मकान में था मैं, आके कहे कि शब्बीर साहब, यहाँ पे लोग बहुत सारे एम्प्लॉइज सब आए हुए हैं, गुलाम नबी आजाद साहब को बोलकर हमारे मनमोहन सिंह से हमारे को अपॉइंटमेंट दिलाओ, जो 18-20 दिन से हैं, जिसमें कोदंडराम रेड्डी साहब से लेकर बहुत सारे हैं। जब हमने ये बात, क्योंकि इंचार्ज से बात कही तो कहे कि ठीक है। जब केस बड़े मियां ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि कांग्रेस पार्टी की जय, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट जरूर आने वाली है भाइयों बहनों, इंशाल्लाह। आप सबको मेरा आदाब और नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे भाई सोहेल जी ने और साजिद जी ने मिलकर के इतनी बड़ी पैमाने पे, इतनी बड़ी तादाद में एक माइनॉरिटी मीटिंग रखा है। बहुत दिनों बाद ऐसा मीटिंग आ रहा है, बड़ी खुशी हो रही है सिकंदराबाद और हैदराबाद के इंचार्ज कि हमारे पास हमारे मुस्लिम भाई जुड़ के हैं, एकजुट पे हैं और जरूर कांग्रेस के साथ हैं। आज आपने दिखा दिया कि अब चाहे जो भी हो जाए, आप कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, कांग्रेस के साथ ही चलेंगे। यहाँ क्या हो रहा है सबने बता दिया। और हमारे शब्बीर भाई ने बहुत बड़ी तकरीर आपके साथ, निशानदार तकरीर की है, उनका भी मैं दाद देती हूँ। खास करके मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि अपने प्रेसिडेंट साहब को कहीं जाना है, मीटिंग है उनको गांधी भवन में, मगर उनके परमिशन से मैं 1-2 मिनट बात कर सकती हूँ क्या अध्यक्ष? शुक्रिया। तो अब बात आ गई है 20 महीनों की। आज का मीटिंग जो आप यहां शुरू करें, ऐसी मीटिंग सोहेल भाई, साजिद भाई और मेरे पूरे माइनॉरिटी के भाइयों को और जो बहन हैं उनको भी मेरी इल्तिजा है कि आप हर जिले में ये रखिए, हर जिले में इसका मैसेज चलते जाना कि टीआरएस गवर्नमेंट ने और बीजेपी ने हमारे माइनॉरिटीज को धोखा दिया। माइनॉरिटी बंधुओं के लिए कब 10-10 लाख रुपए होंगे? क्या माइनॉरिटी लोग उनको जिताए नहीं? माइनॉरिटी उनको इख्तिदार में नहीं लाए क्या? तेलंगाना की जो अवाम है, केसीआर पे भरोसा करके वोट दिए और उनको इख्तिदार में लाए, लेकिन केसीआर उनको धोखा दिए। अगर आज अक़लियत की तरक्की नहीं है, उसमें केसीआर और ओवैसी बरादरान का बहुत ही बेटी के लिए जो भी तरक्की याफ्ता स्कीम्स हुई वो कांग्रेस की दौर में हुई। कांग्रेस के अजीम कारनामे 4% रिजर्वेशन, आरोग्यश्री, धन्य लक्ष्मी। आज की हुकूमत के दौर में आप देखिए, गरीबों को सिर्फ चावल मिल रहे हैं राशन कार्ड पे। कांग्रेस के दौर में पूरा राशन किट मिलता था। कई गरीबों को बहुत ही फायदा मिला है कांग्रेस के दौर में, कांग्रेस के पीरियड में।
केसीआर के हुक्म पर वक्फ बोर्ड के सेक्शन को रातों रात जो है सील कर दिया गया, कई मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, अकलियात के 17 कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। क्या यही अकलियात की तरक्की है? क्या यही माइनॉरिटीज की तरक्की है? सेंसस के डेटा के वजह से जो 12% अपने को रिजर्वेशन जो देते बोले, वो एक छोटे बच्चे कुछ ऐसा होमवर्क करे तो चॉकलेट देते बोलते नहीं, वैसा 7 साल से सिर्फ चॉकलेट देके बिठा दिए केसीआर साहब, और दूसरा कुछ भी नहीं है। हर वो स्कीम ऐसी है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आज दुनिया का 100 करोड़ के ऊपर बजट चलेगा, किसी को कोई चीज नहीं मिल रही। जब कांग्रेस पार्टी के हम में जब हम थे, जब हर जगह लोन्स और मिशीना अजी स्कॉलरशिप्स हर चीज, हर वो चीज हम देते थे और दिए। कांग्रेस पार्टी हर वो चीज कांग्रेस पार्टी करी सो है, और कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटीज के साथ है। 4% जो रिजर्वेशन दिए उस पर ही इम्प्लीमेंट हो रहा, कोई 12% दिए ना देंगे उन्होंने। जब तक उन्होंने सीट पे से उतरे नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। ना कोई माइनॉरिटीज का, ना दलित का, ना कोई कम्युनिटी वालों का कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग जागिए, आप लोग आंखें खोलिए। उन्होंने जो हर बार कुछ ना कुछ इलेक्शनों के वक्त जैसा छोटे बच्चों को होमवर्क करे, तो अभी मैं बोली ये जैसा चॉकलेट देते हैं वैसा चॉकलेट दे रहे। आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग खवातीन भी आगे आइए। हम महिला कांग्रेस से हम आगे आए हुए हैं। हमारे घर दार छोड़ के हम रात दिन काम कर रहे। क्यों? आप लोगों के लिए। हर वो चीज़, पेट्रोल है, गैस है, हाँ, स्कॉलरशिप नहीं है बच्चों को। कोविड में 1600 सिस्टरों को निकाल दिए, उसमें मुस्लिम्स है, दलित है, हाँ, हर वो कम्युनिटी के लोग हैं। ये चीज़ें लेडी महिलाओं के साथ भी हो रहा। क्राइम दुनिया का बढ़ गया, मर्डर्स हो रहे, हर गली में एक मर्डर, हर गली में एक अत्याचार औरतों पे। मेहरबानी करके आप लोग सब आगे आइए। अभी टाइम वक्त सिर्फ 17-18 महीने हैं। आप लोग जागिए। हम कांग्रेस पार्टी क्या करी और आज टीआरएस क्या कर रहे हैं। सीएम साहब सिर्फ वादे करते, झूठे वादे, चोर है उन्होंने, पूरे पैसे खा ले रहे पब्लिक के, है नहीं चोर? हेलो, आवाज दो, आवाज दो। केसीआर को उतारना है, कांग्रेस पार्टी को जिताना है। सिर्फ वोट डालते वक्त झूठे वादे है, चोर है उन्होंने। बस उनकी जबान में बोल रही हूँ मैं, उन्होंने ऐसी तेलुगु में बोलते। నమస్కారము అక్కలు చెల్లెలు, మీరు అందరు బాగున్నారా? అన్నలు మనం అట్లా చేద్దాము ఇట్లా చేద్దాం అంటారు, ఏమీ చెయ్యరు। गली गली में लगा, जब भी आते तो जाओ, अपना भीड़ पूछो, अपने मांगे लगाओ, आगे क्यों नहीं पूरी करते पूछो। आज इतने सारे लोग मर जा रहे कोरोना के वजह से। आरोग्यश्री में लाने के लिए कितने बार हम लोग गुजारिश करे तो लाए नहीं लाए। तो इसके वजह से आज ये जंग हर जगह से चालू हुआ, हर गली से चालू होना पड़ता। तो आज हमारे को यही एक ही बात की गुजारिश करते हुए, धक्का और मुक्का कांग्रेस पार्टी से चालू है। केसीआर खबरदार। तो आज महिलाओं का देख रहे आप रूप, महिला कांग्रेस बहुत आज जितने माइनॉरिटी बहने यहाँ पे आए हुए हैं, एक एक गली को जाके जो स्कीम्स उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिए, जो उनका प्रॉमिसेस जो पूरा नहीं करे, क्यों नहीं करे बोल के क्वेश्चन करने के लिए आ रहे। थैंक यू సో మచ్। నమస్తే। పెట్టుకుంటున్నాం కానీ మనం ఒకటి మర్చిపోయినాం, ఓటేసేది మనమే అని। డబ్బులు ఇచ్చి ఓటు కొనుక్కుంటున్నంత కాలం, ఆ డబ్బులు మనం తీసుకున్నంత కాలం మనం పైకి రాము। కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది బలంగా పైకి రావాలి అంటే ఈ డబ్బుల దానికి చెక్ పెట్టాలి। సో మన దగ్గర ఉన్న బ్లాక్ ప్రెసిడెంట్లు, మండల్ ప్రెసిడెంట్లు, డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఏం జరుగుతున్నాయి అనేది పోలీస్ దృష్టికి తీసుకొచ్చినా కూడా ఈరోజు పోలీస్ టీఆర్ఎస్ ఏజెంట్ల లాగా పనిచేస్తున్నారు। కాబట్టి మనమే వాళ్ళని అన్నాలని నేను ఈ సభా వేదికంగా తెలియజేస్తున్నాను। ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మోసం చేసినాడు కేసీఆర్, ఎవ్వరికి కూడా న్యాయం చేస్తాడని నేను అనుకోవట్లేదు। అందుకే మొన్న మేము మహిళా బంధువు ఇవ్వాలని చాలా గొడవ చేశాము, డీజీపీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాము। हिंदुस्तान भर के अवाम परेशान है, उधर मोदी से परेशान है, इधर केसीआर से परेशान है।
लेकिन हमको स्टार्टिंग से यहाँ से जाना है, तो केसीआर साहब ने जो किया है वादे अक़लियतों से, उसको सब लोग वाकिफ है उससे। उस बारे में मैं हमारे अब्दुल्ला सोहेल साहब के एक बारे में तारीफ करूंगा कि 12% रिजर्वेशन के लिए उन्होंने पहले मरहले में बहुत सख्त मुहिम चलाई, बहुत कामयाब असर रहा, तमाम अजलाओं में उसके बहुत ज्यादा असरात रहे। एक अब्दुल्ला सोहेल साहब वो मुहिम में पेश थे, और दूसरा हमारा साथ हमको सियासत पेपर की जानिब से मिला। इस बात से किसी को इनकार नहीं। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। केसीआर साहब ने 12% रिजर्वेशन देने की बात की। क्या हुआ 12% रिजर्वेशन का? मैं यहाँ पे जो ईसाई है उनके तरफ से बात करना चाहता हूं। आज ईसाई भी अक़लियत में आते हैं। ईसाई जो है अक़लियतों में सबसे कम नंबर में है देश में। मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, उन पे काफी जुल्म हो रहे हैं आज भारत देश में। जो फादर्स है, पादरी है, उनकी हत्या किया जा रहा है। जो हमारे मुसलमान भाई बहन है उनको भी बहुत मजबूर किया जा रहा है। बीफ के नाम पे, सीए के नाम पे, एनआरसी के नाम पे, इन सब पे बहुत जुल्म हो रहा है। क्या कर रहा है केसीआर यहाँ पे? क्यों आवाज नहीं उठाता अक़लियतों के तरफ? क्यों मौन रहते हैं? बोलते हैं कि जो मुसलमान है और हिंदू है हमारे एक एक आंग है, बट यहाँ पे तेलंगाना में कभी मुसलमानों के बारे में बात किया है उन्होंने? जो देश में हो रहा है अक़लियतों के खिलाफ कभी आवाज उठाया है क्या केसीआर ने? कभी नहीं। उनको बस पॉलिटिक्स से मतलब है। उनको मुसलमान या अक़लियतों का रिजर्वेशन नहीं कराना है, उनको सिर्फ वोट का हक है। हमारा ईसाई भाई बहन लोगों को क्रिश्चियन भवन प्रॉमिस किया था। क्या हुआ क्रिश्चियन भवन का? हमारा तेलंगाना माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के फंड्स कभी खर्च नहीं किए जाते। कहां पे दे रहे? 1400 करोड़ रुपए का फंड है ये। कहां पे दे रहे पैसे? कहां पे? बिल्कुल अक़लियतों को सपोर्ट नहीं कर रहे। हमारे जो चर्च के कब्रिस्तान है वो कब्जा हो रहे हैं। केसीआर साहब के पास काफी रिप्रेजेंटेशंस भी दिए गए हैं हमारे पादरी के तरफ से। कभी बात नहीं की, अनुमति की गई, लेकिन अफसोस के टीआरएस के कायदीन अभी तक खामोश हैं। हमारे अक़लियती कायदीन हर मर्तबा एहतजाज करते हैं, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है। लेकिन याद रखो केसीआर जी, अब आपका वक्त आ चुका है। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हम इस प्रोग्राम के बाद गली गली कूचे कूचे में अक़लियतों से होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ हम बात करेंगे और जेल भरो तहरीक का भी हम एहतमाम करेंगे। आज के इस मौके पर मेरी तकरीर खत्म करने से पहले, चूंकि हमारे दरमियान में अंजन कुमार यादव जी पार्लियामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, मैं ये कहूंगा कि पिछले दिनों लोकसभा और हमारे राज्यसभा में ओबीसी का एक पार्लियामेंट में बिल पास किया गया। हम चाहते थे कि रियासत की आवाम मरकज में भी जब हुकूमत आती है वहां पर रोजगार के लिए उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता था, लेकिन पार्लियामेंट में बिल पास होने के बाद मरकजी हुकूमत ने रियासत के जितने भी हमारे कायदीन हैं, जो रियासत, वो एक अहम रोल है सिटी पॉपुलेशन का 43%, यानी 58 लाख, और उसमें जो है 63% है वो कमजोर तबका है। उसमें से 80% जो है डेली वेजेस है। इनके लिए भी कोई भी राहत फराम नहीं हुई, और कोविड महामारी में तो इन लोगों के ऊपर बहुत ही बुरा असर हुआ है, लेकिन केसीआर की गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों के लिए भी कोई भी राहत की स्कीम फराहम नहीं हुई। हाल ही का वाक़ा है 2020 में, जब ओल्ड सिटी और जनपल्ली म्युनिसिपल बारिश की वजह से तबाह हो गए थे। ना ही छोटे भाई ने ना ही बड़े भाई ने अवाम की बेहतरी के लिए कुछ कहा, ना ही उनको तसल्ली दी, और ना ही केसीआर से सवाल किया कि फ्लड के टाइम पे जो पैसे ऐलान किए थे वो कहां हैं। केसीआर का वादा था टेम्पररी रिलीफ 10,000 रुपए देंगे, उसके बाद जिनके 50% घर
डैमेज हुए हैं उनको 50,000 और जिनके पूरे घर डैमेज हुए हैं उनको 1 लाख रुपए। लेकिन ये वादा भी हवा में गुल हो गया, बाकी वादों की तरह किसी को भी कुछ नहीं मिला और ओवैसी बरादरान फिर खामोश हो गए। अभी जो वाइस चांसलर्स के पोस्ट निकले थे यूनिवर्सिटी के, उसमें भी जो है माइनॉरिटीज को नजरअंदाज कर दिया गया। तेलंगाना बनाता हूं, हर एक को यह इंसाफ देता हूं। गंगा जमुना तहजीब की बात करे, अरे हर टाइम निजाम सरकार की तारीफ करे, अरे वो बट्टेबाज सीएम तू निजाम सरकार का एक स्टैचू भी नहीं बनाया रे। सो मेहरबानी करके आज जो आगाज हुआ है, आज जो माइनॉरिटी गर्जना है सोहेल भाई की सदारत में, इसको पूरी आवाम तक ले जाइए। मुसलमानों को धोखे पे धोखा हुआ, अब ये बट्टेबाज सीएम को सबक सिखाना है भाई लोगों। एक ही दिमाग में आप रखिए, और जो भी टीआरएस का लीडर, यहां इतने प्रेस वाले हैं, कोई भी एक जने मेरे साथ डिबेट पे आ जाओ। मैं जितने भी पॉइंट आप बोला, अगर से एक भी गलत है, खुदा की कसम फिरोज खान ये कंधा उतार के सियासत छोड़ देता। దాడులెన్ని జరిగిన గాని నడవలేదు రేవంతన్న గంతకంత ఎత్తుకు ఎదిగాడు। मैं एक वाहिद मुस्लिम खवातीन पीसीसी जनरल सेक्रेटरी हूं और उम्मीद करती हूं कि आगे भी कांग्रेस पार्टी अक़लियत की तरक्की के लिए आगे बढ़ेगी और मैं इसका शुक्रिया अदा करती हूं आला हाईकमांड। चेयरमैन से मैं गुजारिश करता हूं डाइस को तस्लीम करें। अब वो डिस्ट्रिक्ट कोई चेयरमैन तकमील नहीं आ रही है, कौन से ख्वाब गफलत में है मालूम नहीं है। इसीलिए मेरी केसीआर हुकूमत से गुजारिश नहीं बल्कि डिमांड है कि हमारे हुकूक अदा किए जाएं, वरना हम इस तरह के जो ये धरने हैं हम और भी ज्यादा इसके बड़े पैमाने पे मुनक़िद करते चले जाएंगे। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ केसीआर, केटीआर और ओल्ड सिटी के जो पूरे रहनुमा हैं, जो अपने आप को मुसलमान के कायद कहते हैं, गैर मुसलमान के कायद कहते हैं, उन्हें कहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ जनाब, कुर्सी ही तो है, कोई अर्थी या जनाजा नहीं है। कुर्सी ही तो है, कोई अर्थी या जनाजा नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर तो जाओ। शुक्रिया। कौन बात कर रहे भाई? चलो जल्दी। अरे आप क्या हुआ भाई? तमाम बिलों को वो रेवंत रेड्डी साहब बताएंगे, हर बिल को केसीआर का सपोर्ट रहा। तो मैं ये कहानी बताया कि हम कैसे इस कौम को बुनियाद से उठाए। हम ये हमारा नहीं, कांग्रेस पार्टी का एहसान है, इसको आपको याद रखना, ये बताना हम लोग। तो मैंने केसीआर को बताया कि 2016 में मैं अमेरिका में था, मुझे फोन आया कि 16 अप्रैल 2016 को केसीआर साहब ने यहाँ पर बिल लगा रहे हैं 12%। हमारे मधु यास्की साहब मेरे को वहां पर मैं शिकागो उतरा और हम लोग दुम दबा के खामोश हो जाते, कर खाओ भाई कांग्रेस बाबरी ने बाबरी मस्जिद गिराया बोलो बोलते ही हम लोग डर जाते। उन लोगों को हम कैसे जवाब दें? मुस्लिम पर्सनल लॉ का लिबादा ओढ़कर बड़े बड़े यहां से लोग आ जाते हैं और भाई ऐसे जज्बाती तकरीर करते हैं कि आपकी हमारी बात मासूम मुसलमान सुनने को तैयार ही नहीं होता।
अरे भाई हमने रिजर्वेशन दिए होंगे जी, अरे हमने फीस रियम्बर्समेंट दिए होंगे जी, अरे हमने तुमको 40-60 इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है, दिए होंगे जी, हमने तुमको मेडिकल कॉलेज 6 मेडिकल मुस्लिम मेडिकल कॉलेज दिए हैं, हमने एक हिंदुस्तान के अंदर नहीं एशिया में अरबों में भी। क्या हमारे कारनामे नहीं है? लेकिन उन्हें जज्बात में लाता आपको, जज्बात में लाने से क्या होता, हमारे कारनामे बाजू में हो जाते। हम लोग आज सवाल करना है केसीआर साहब, आपका ये मैनिफेस्टो है, आपने कहा 12% रिजर्वेशन, सबने कह रहे वो बात मैं भी कह रहा हूं कि आप नहीं दिला सके, नहीं दिला सकेंगे। मैं एक दो चीजें आपको बताना चाह रहा हूं जो फैक्ट थे। जब केसीआर साहब तेलंगाना की बात कर रहे थे तो एक मीटिंग मेरे घर पे आए दिल्ली में, सुरेश शेट्टर के मकान में था, मैं आके कहे कि शबीर साहब यहाँ पे लोग बहुत सारे एम्प्लॉइज सब आए हुए हैं, गुलाम नबी आजाद साहब को बोलकर हमारे मनमोहन सिंह से हमारे को अपॉइंटमेंट दिलाओ, जो 18-20 दिन से हैं, जिसमें कोदंडराम रेड्डी साहब से लेकर बहुत सारे हैं। जब हमने ये बात, क्योंकि इंचार्ज से बात कही तो कहे कि ठीक है, जब केस मेरे हाथ में है, अरे मेरे भाई कार का शेयरिंग तो तेरे हाथ में है, मगर बाजुक केसीआर बैठा हुआ है, तेरा इतना बड़ा राज जानता, उन्हें गाड़ी लेफ्ट लियो बोलता तू लेफ्ट लेता, तू गाड़ी राइट लियो बोलता राइट लेता। वो बंदेश को मेरा यहां से सजेशन है, पुरानी एम्बेसडर छोड़ दे, रेवंत रेड्डी नई गाड़ी खरीदा, लेक्सस गाड़ी जबरदस्त, परसों मैं देखा, मेरा भी दिल बोला बैठ जाओ बोल के, राइट। तो मेहरबानी करके छोड़ दो, वो बट्टेबाज पार्टी मुसलमानों को खुश नहीं करती, मेहरबानी करके आ जाओ, रेवंत रेड्डी की आप गाड़ी चलाओ। जय हिंद, जय कांग्रेस।